हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द प्रियम्बल आईएएस। आज हम एक ऐसे विषय के बारे में जानेंगे जिसका जुड़ाव हमारी जिंदगी से बड़ा ही गहरा है। आज हम बात करेंगे अर्थ डे यानी कि आपका पृथ्वी दिवस। हर साल ये दिन बेहद अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्या घटनाएं भूतकाल में घटित हुई जिसकी वजह से ये दिवस हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। तो आज हम जानेंगे कैसे एक छोटा सा प्रोटेस्ट एक विशाल का एक ग्लोबल मूवमेंट का रूप लेता है। तो आज हम बात करेंगे पहले चरण की यानी कि फेज वन इंडस्ट्रियल बिगिनिंग कि जब उद्योग आपके पूरे विश्व के अंदर लगने स्टार्ट हुए थे तो उससे पहले हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात करते थे। जो आपका फिजिकल स्ट्रेंथ है उसका यूज करके हम हमारे प्रोडक्ट्स को बनाया करते थे। बट 1760 के अंदर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट होता है। ब्रिटेन यानी कि आपका जो इंग्लैंड का जो रीजन है वहां पर मशीनें आनी स्टार्ट होती हैं और मशीनों की वजह से हम अत्यधिक मात्रा के अंदर कोयला और आपका पानी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो ब्रिटेन के कुछ शहर थे आपका जैसे मैनचेस्टर, वहां पर धीरे धीरे धुआं जमना स्टार्ट होता है। और जो वहां की नदियां थी उनके अंदर हम डायरेक्ट वेस्ट डाल रहे थे इंडस्ट्रीज का और वो धीरे धीरे चोक होनी स्टार्ट होती है। बट उस समय तक ये इशू सिर्फ एक लोकल इशू था, ग्लोबल लेवल के ऊपर उसके मायने नहीं थे। क्या पोल्यूशन उस टाइम पे इग्नोर क्यों हुआ, क्या वजह रही होगी? तो हम जानते हैं पहला है आपका डाइल्यूशन मिथ कि उस टाइम का जो इंसान था वो सोचता था कि हमारे पास में अर्थ अर्थ आपकी बहुत विशालकाय है, इसके पास में अत्यंत ओशियनिक बॉडीज हैं, अत्यंत आपकी वनस्पतियां हैं जो क्या करेगी, इस धुएं को अपने आप कम कर देंगी। इसको हम बोलते हैं डाइल्यूशन मिथ। सेकंड था आपका इकोनॉमिक सर्वाइवल। आर्थिक रोजगार के लिए लोग इंडस्ट्रीज के पास में जाना स्टार्ट करते हैं क्योंकि उस टाइम पे भूखमरी, आपका फेमाइन लाइक कंडीशंस चरम सीमा पे थी। और ऐसे शहरों को हम उस टाइम बोलते थे साइन ऑफ प्रोस्पेरिटी। तीसरा है आपका साइंटिफिक अवेयरनेस की कमी होना। उस समय हमारे पास कोई CO2 मापने के पैमाने नहीं थे कि हम एटमॉस्फेयर के अंदर कितना एमिशन कर रहे हैं। देन लास्ट वन इज योर डिजीज वर मिसअंडरस्टूड। उस समय जो आपका ऑर्गेनिक वेस्ट था उससे निकलने वाला जो फ्यूम्स था, लोगों को लगता था कि वही आपकी रेस्पिरेटरी बीमारियों का कारण है। बट हकीकत में जो आपका केमिकल वेस्ट था उसकी वजह से लोगों के अंदर रेस्पिरेटरी इश्यूज हो रहे थे, जैसे कि ब्रोंकाइटिस और आपकी लंग्स इन्फेक्शन, अत्यधिक बीमारियां। फिर हम बात करते हैं आपकी इंडस्ट्रियल बूम की, जिसको आप इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का सेकंड चरण भी बोलते हो। इसके अंदर स्टील मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुई। एक आपका बेवर्स नाम का एक सिद्धांत है जो आपकी स्टील प्रोडक्शन की हेल्प करता है, कैसे आयरन ओर से हम स्टील का प्रोडक्शन कर सकते हैं। 1820 के अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी खोज होती है। 1840 के आसपास आपका पेट्रोल का निर्माण होता है, डिस्कवरी होती है। और उसकी वजह से जो आपकी फैक्ट्रियां हैं वो 24 घंटे सप्लाई करनी स्टार्ट करती है। आपकी कार्स, आपकी बड़ी बड़ी मशीनें उस टाइम हम ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट करते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन धीरे धीरे एक विशालकाय रूप लेने लगा था। देन है आपका फेज टू यानी कि अर्ली वार्निंग साइन। क्या प्रकृति ने हमें संकेत दिए कि कैसे जो हम ये विशालकाय प्रोडक्शंस कर रहे हैं, जैसे कि प्लास्टिक का, केमिकल्स का, और जो सप्लाई है कंज्यूमर्स, एक बड़ी कंज्यूमर मार्केट को सप्लाई करने के लिए, तो क्या सिर्फ वो एक ग्लोबल पैमाना है पोल्यूशन का? बट लोगों को अंत में पता लगता है कि जो ये धीरे धीरे हम डेवलपमेंट कर रहे थे इसके हमें प्राकृतिक नुकसान भी झेलने पड़ेंगे। देन है आपका फेज थ्री यानी कि इसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस, कि कैसे जो आपका ह्यूमन बीइंग था फर्स्ट टाइम उसको अवेयरनेस आती है कि जो हम पोल्यूशन कर रहे हैं उसके हमारे ऊपर और प्रकृति के ऊपर क्या क्या नुकसान है। आपकी एक फेमस एनवायरमेंटलिस्ट थी USA की, जिनका नाम था रेकेल कार्सन।
तो इन्होंने यूएसए के अंदर एक बुक पब्लिश करी जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग। साइलेंट स्प्रिंग जो इस बुक का टाइटल है, इसका मतलब ही यही है कि कैसे आने वाले समय के अंदर हम जो बसंत ऋतु है आपका, उसके अंदर आप पक्षियों की चहचहाट आपको सुनने को नहीं मिलेगी। और इसका इंपैक्ट जो आपका जनसंख्या है एक बड़े लेवल के ऊपर यूएसए की, उसके ऊपर इसका प्रभाव हो जाता है। मीडिया के अंदर इसकी कवरेज होनी स्टार्ट होती है और ये बताती हैं कि कैसे अमेरिका के अंदर जो आपका डीडीटी का हम यूज करते हैं, जो एक तरह का आपका एक पेस्टिसाइड है, उस पेस्टिसाइड के यूज से आप कैसे एक एनवायरमेंटल क्राइसिस की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसमें यह बताती हैं कि पहला है आपका बायो अक्यूमुलेशन, यानी कि जो भी आपकी फूड चेन है, आपकी फूड वेब है, उसके अंदर जो बर्ड्स हैं, आपकी एनिमल्स हैं, वो धीरे धीरे ये केमिकल्स कंज्यूम करते हैं और उसके बाद में जब वो फूड चेन बढ़ती जाती है तो वो बन जाता है आपका बायो मैग्निफिकेशन। और यही बायो मैग्निफिकेशन आपके लिए एक बेहद हानिकारक है। इन ऑथर की लगभग 5 लाख उस टाइम किताबें बिकी और एक धीरे धीरे एक प्रोटेस्ट होना स्टार्ट होता है। और जिसके बाद में जो वर्तमान समय के जो आपके राष्ट्रपति थे यूएसए के, जोहन एफ कैनेडी, उन्होंने फिर इस साइंटिफिक जो इसकी रिसर्च थी इस बुक के ऊपर, वो अपने ऑफिशियल्स को भेजते हैं और जब जांच होती है तो पता लगता है कि इनका कथन बिल्कुल सत्य था। फिर बाद में गवर्नमेंट इसको डीडीटी को बैन कर देती है। देन हम बात करेंगे फेज 4 की। यूएसए की हम बात करेंगे, कुछ इवेंट्स यूएसए के अंदर होते हैं जो भविष्य में ले जाके आपको एक मेजर एक प्रोटेस्ट का रूप लेंगे। तो पहला है आपका सेंट बरबरा ऑयल स्पिलेज, यानी कि यहां पर एक शब्द मेंशन है डिजास्टर, यानी कि आपदा जिसे आप कहते हो। 2 तरह की होती है ये, आपकी प्राकृतिक भी और मानव भी। तो यहां पर हम बात करेंगे एंथ्रोपोजेनिक डिजास्टर की, यानी कि ऐसी डिजास्टर जो आपकी ह्यूमन द्वारा इंड्यूस होती है। तो सेंटा बरबरा एक जगह है, एक शहर है आपका कैलिफोर्निया स्टेट के अंदर, यूएसए में ही। वहां पर एक कंपनी है यूनियन ऑयल प्लेटफॉर्म, और उसमें से जो इनकी एक ए साइट है, ये लोग 1 किलोमीटर आपके ओशियन बेड के ऊपर ड्रिलिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं प्रेशर की वजह से, और जो सारा क्रूड ऑयल है आपका वो आपके ओशियंस के अंदर बह जाता है। और लगभग ऐसा मानना है कि 50-60 किलोमीटर एरिया वो कवर करता है, जिसकी वजह से आपके जो बर्ड्स है, सी बर्ड्स है, जैसे कि आपके पेलिकन्स हो गए, आपके सैंड पाइपर्स हो गए, उनके जो फेदर्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं और वो अत्यधिक मात्रा में उनकी आपको डेथ मिलती है। और दूसरा, जो आपका मराइन इकोसिस्टम है, उसके अंदर सनलाइट नहीं आ पाती लंबे टाइम तक, क्योंकि ऑयल क्या करता है, आपके पानी को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपकी मछलियां, आपके प्लांट्स वगैरह वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ये आगे कुछ इवेंट्स आएंगे जिनकी वजह से आपका जो आज का जो दिन है उसकी शुरुआत होती है। सेकेंड इज योर कायहोग रिवर फायर, एक ऐसा रिवर यूएसए के अंदर जो एक बहुत बड़े स्केल के ऊपर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट करता है। कैसे? कायोग एक जगह है आपका ओहियो स्टेट के अंदर। वहां क्या होता है कि अनरेगुलेटेड तरीके से फैक्ट्रियाज अपना डंप करती हैं सीधा वाटर बॉडीज के अंदर, और स्पेशली आपका रिवर बॉडी, जिसकी वजह से लंबे टाइम तक ऑयल स्पिलेज होती है पानी के अंदर, ऑयल फ्लिकेजेस होती हैं, जो मेजरली एक रूप लेती हैं एक बड़ा एक फायर इंसिडेंट के अंदर। जो आपका रिवर बॉडी का जो सरफेस है उसके ऊपर एक भयानक आग लग जाती है, जिसके कारण उस समय जो आपकी टाइम मैगजीन है, टाइम मैगजीन ने स्पेशल उस टाइम के राष्ट्रपति कैनेडी साहब का पोस्टर लगाते हैं और इस इंसिडेंट को मेंशन करते हैं कि कैसे ये आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरे की घड़ी है। आप यहां देख सकते हैं ऑयल स्लिक फायर र्यून्स, और जो ये आप लास्ट में जो इमेज देख रहे हो ये वर्तमान समय की फोटो है उस रिवर की, जिस रिवर एक बेहद ही आज के टाइम में बड़ी ही क्लीन है। देन इज योर फेज 5, यानी कि अर्थ डे। कब विश्व के अंदर पहला अर्थ डे सेलिब्रेट हुआ? 1970 की बात है। एक जो टाइम्स न्यूयॉर्क की आप क्लिप देख रहे हो इस डॉक्यूमेंट में, तो यहां पर लाखों संख्या की तादाद में आपके
गैदरिंग हुई है और लगभग ऐसा मानना है कि उस समय यूएसए की 25% पॉपुलेशन ने इस अर्थ डे को एक मेजर कलेक्टिव तरीके से प्रोटेस्ट किया था। तो इस अर्थ डे के लिए कुछ मेजर पीपल हैं जिन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया। तो पहला नाम आता है आपका गेलोर्ड नेल्सन जी का। ये आपके यूएस के सेनेटर थे, यानी कि जैसे इंडिया के अंदर राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो वैसी एक पोजीशन है ये। तो इन्होंने क्या किया, लंबे टाइम से ये कंजर्वेशन के ऊपर काम कर रहे थे और जब उन्होंने देखा कि उस समय आपका जो वियतनाम वार है, वियतनाम वार के अंदर जो आपके स्कूल स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, वो बड़े मेजर तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इन्होंने, इनके दिमाग में एक आइडिया क्लिक होता है, तो ये सोचते हैं कि क्यों ना उस गैदरिंग को हम यूज करें आपके एनवायरमेंट प्रोटेस्ट के लिए। और वहीं से फिर एक ये डेनिस हायस नाम के एक इंसान है जो आप फोटो में देख पा रहे हो, ये इनको बुलाते हैं और ये उस टाइम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और जो भी सारा इनका प्लान था उसकी सारी एग्जीक्यूशन आपके डेनिस हायस ने करी। जितने भी अमेरिका में यूनिवर्सिटीज थी, कॉलेजेस थे, एनजीओस थे, एक्टिविस्ट थे, सबको इन्होंने गैदर किया और 1970 जो आपका 22 अप्रैल का दिन है, इसको ही इन्होंने चूज किया। उसकी भी एक वजह थी, उस समय यूएसए के अंदर स्प्रिंग सीजन आता है और दूसरा आपके यूनिवर्सिटीज के अंदर बच्चों के एग्जाम चलते हैं। तो एक लंबा जो आपका प्रोटेस्ट है वो हम कर सकते थे और वो फ्रूटफुल तरीके से हुआ भी। देन थर्ड पर्सन इज योर रिचर्ड निक्सन। बढ़ती हुई प्रोटेस्ट को देखते हुए निक्सन साहब ने फिर कहा कि अब हम इसको इशू बनाएंगे और यूएसए के अंदर वो स्थापना करते हैं ईपीए बॉडीज की, यानी कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज। दूसरा, जितने भी आपके लॉज थे उस समय, जैसे कि वाटर के ऊपर, आपकी एयर के ऊपर, आपकी एंडेंजर्ड स्पीशीज के ऊपर, उसी दौरान ये सारे एक्ट इन्होंने उस टाइम पास किए। देन इज योर फेज 6 ग्लोबलाइजेशन। कैसे जो आपका 1970 का जो अर्थ डे हुआ यूएसए के अंदर, कैसे उसने वर्ल्ड के अंदर शेप ली और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड को गैदर किया और अपना जो प्रभाव है वो स्टार्ट किया। तो 1972 के अंदर फर्स्ट टाइम आपकी स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस होती है। इसको आप बोलते हो कॉन्फ्रेंसिस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट। इसके अंदर वर्ल्ड के डिफरेंट जो आपके लीडर्स थे वो एक जगह इकट्ठे होते हैं आपके स्वीडन शहर के अंदर और वहां जाके इसकी बातें होती है। आप फोटो में देख भी पा रहे होंगे, जो हमारी पुरानी प्रधानमंत्री महोदय थी इंदिरा गांधी जी। 1973 के अंदर सिट्स नाम का एक इवेंट होता है। इसके अंदर हम जो भी आपकी वाइल्ड लाइफ ट्रेड होती है इलीगल तरीके से, उस पर रोक लगाने के लिए हम क्या करते हैं, कठोर कदम उठाते हैं। देन आपकी 1985 की वीना कन्वेंशन। इस समय जो आपकी ओजोन लेयर है उस पर जो खतरा मंडरा रहा था, जो इतने भी आपके सीएफसीज वगैरह हवा में उड़ते हैं, उसको रोकने के लिए ये स्टार्ट हुआ और इसका इंपैक्ट भी हुआ कि 1987 के अंदर जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थी उसके अंदर हमने जितने भी आपके फाउंडेशन पिलर्स थे उसको स्ट्रॉन्ग किया। देन इज योर ब्रेनलैंड रिपोर्ट। इसके अंदर जो आप किताबों में पढ़ते हो कि हमें ऐसी पद्धति अपनानी चाहिए जिसकी वजह से आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको दिक्कत ना हो, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आइडिया इस रिपोर्ट से आना स्टार्ट हुआ। और 1990 तक आते आते अर्थ डे पूरे विश्व के अंदर फैल गया और लगभग 141 कंट्रीज के अंदर इसका पैमाना बढ़ जाता है। देन 1992 आपका रियो अर्थ समिट, ये सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था क्योंकि इसके अंदर यूएनएफसीसी की स्थापना होती है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशंस ऑन क्लाइमेट चेंज, जो आपके क्लाइमेट चेंज के बारे में ध्यान रखता है। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात होती है कि कैसे हम स्पीशीज को बचा सकते हैं। एजेंडा 21 की बात होती है कि कैसे हम एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं और एक लंबे टाइम तक इसको एड्रेस कर सकते हैं। देन इज योर 1994 यूएनसीसीडी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन क्लाइमेटिक डेजर्टिफिकेशन, यानी कि कैसे बढ़ते हुए डेजर्टिफिकेशन को, जो भी आपकी ड्राई स्टेट्स हैं जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज हैं, उनके अंदर हम कैसे उनको कंट्रोल कर सकते हैं। देन इज योर
काइटो प्रोटोकॉल, इसके अंदर जितने भी वर्ल्ड के अंदर उस टाइम पे एमिशन चल रहे थे, तो एक एग्रीमेंट साइन होता है कि सारी वर्ल्ड की कंट्रीज उसके अंदर कंट्रीब्यूट करेगी उन एमिशंस को कम करने के लिए। देन आपका पीरियड है 2000 से लेकर 2015 तक। यहां पर आपकी जितनी भी समिट्स हुए उस सब के अंदर एक ही फैक्टर था, वो था क्लाइमेट के बारे में, कि कैसे आप जो भी गैसेस हैं, आपकी एग्रीमेंट्स हैं, तरीके हैं, पॉलिसीज हैं, उनको आप मद्देनजर रखोगे। देन है आपका फेज 8 जो आपका मॉडर्न एरा है, और इसकी एक बड़ी अहमियत थी कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर 2016 के अंदर अर्थ डे को ही चुना गया, क्योंकि ये आपका याद दिलाता है कि एक आपका एक ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि अर्थ डे की अहमियत क्या थी, जिसने इस सारे कन्वेंशंस को, प्रोग्राम्स को लॉन्च किया। देन लास्ट में है आपका कुछ कॉन्फ्रेंसेस हैं, कोप 21, कोप 26, कोप 28, जिनका अलग अलग एस्पेक्ट है, और मेन जो फोकस है कि जो हमारा नेट एमिशन है उनको हम जीरो कर सकें। आपका क्लाइमेट के ऊपर जो रेवेन्यूज हम बात करते हैं कि हम जीरो क्लाइमेटिक एमिशन करेंगे, वो सारा करेंगे, और जो भी आपको नुकसान होता है उसकी हम भरपाई करेंगे। 2000 के आते आते आपकी जो थीम्स होती हैं, हर साल हम बात करते हैं कि हमने जब देखा कि जितनी भी आपकी थीम्स होती हैं उनको एक ढांचे तरीके से हमने कहना स्टार्ट किया, और 2016 के अंदर हमने ट्रीज फॉर अर्थ, 18 में एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, क्लाइमेट एक्शन, रिस्टोर आवर अर्थ, ये सारे थीम्स अलग अलग सालों के ऊपर हमने ली। इन थीम्स का महत्व ये होता है कि जो लोगों के अंदर अवेयरनेस है, जो ताकि जो पॉलिसीज का निर्माण है उसको एक ढंग से तरीके से हम बना सकें। और earthday.org ये एक वेबसाइट है जो क्या करती है, इन सारी थीम्स को, सारे काम को, पोस्टर्स को, सब A to Z जो भी वर्ल्ड के अंदर हमारी अर्थ डे के ऊपर हम क्रिएटिव काम करते हैं, वो सारा इसके ऊपर आप देख सकते हो। देन है आपका अर्थ डे 2026 इस साल, जिसकी थीम है आवर पावर आवर प्लेनेट। अब तक हमने ध्यान दिया कि हम कैसे पॉलिसीज बनाएंगे, लॉज बनाएंगे, एक्ट बनाएंगे, बट हम भूल जाते हैं कि जो हम ह्यूमंस हैं, हमारे जो एक्शंस हैं, एक्चुअली में वो ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। अगर हमें लंबे टाइम तक इस खूबसूरत पृथ्वी को बचाना है, तो आपके जो एक्शंस हैं उनका एक अहम योगदान रहेगा। और इसके लिए एक किताब बड़ी फेमस है, एटॉमिक हैबिट्स, कि आपके छोटे छोटे एक्शंस हर दिन के, आप जो छोटे छोटे काम करते हो उनको आप कैसे अच्छी तरीके से मेंटेन कर सकते हो, ताकि जो आपकी पृथ्वी है उसके अंदर आप एक लंबा चेन ला सको। अगर हर इंसान ये सोचेगा कि ये मेरा अकेला कंट्रीब्यूशन क्या होएगा, तो वो व्यर्थ है। कलेक्टिव तरीके पर जब सारे लोग काम करेंगे तो एक अच्छा यूज हमें मिल सकता है, और हमारे छोटे छोटे एक्शंस की वजह से हम एक ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए आई विश यू अ वेरी हैप्पी अर्थ डे। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है, और हमारी प्रियम्बल आईएएस की तरफ से भी, कि अर्थ डे को सिर्फ एक दिवस के रूप में ना बनाएं, उसके ऊपर आप पूरे साल तक अमल कीजिए, ताकि जो हमारा खूबसूरत जो प्लेनेट है उसके ऊपर हम अच्छे से काम कर सकें। थैंक यू।